नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में। तो आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो 10वीं के ऊपर टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली हुई है, तो उसमें साइंस एक सब्जेक्ट है जो 25 मार्क के लिए पूछा जाता है। उसमें है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। जैसे मैं हिंदी में बताऊँ तो रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीवशास्त्र। उस पर आपको 25 मार्क यानी कि 100 में से 25 मार्क आप साइंस की अगर पढ़ाई करते हो तो उसमें आपको मिलते हैं। तो उसी सब्जेक्ट पर आज ये मैंने वीडियो बनाया है। तो आपको इस तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें तीनों सब्जेक्ट आते हैं जो मैंने अभी बताया आपको। तो उस पर एमसीक्यू मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो है 25 तारीख को। तो उससे पहले यानी कि 22 तारीख तक हम ये तीनों सब्जेक्ट पूरा करने का प्रयास करेंगे। यानी कि मतलब 22 तारीख तक तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक वीडियो लाऊंगा या दो वीडियो शायद, जो आपके 20 या 25 मिनट तक होंगे। उसमें 10 या 12 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसे तीनों सब्जेक्ट के रहेंगे। यानी कुल आपको 40 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। तो 22 तारीख तक आपकी कम से कम साइंस पर 10 वीडियो मैं डालूंगा और पूरा साइंस आपका कंप्लीट कर दूंगा। ये जो आपने थंबनेल पर देखा था कि मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है। तो हर वीडियो में 40 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। आज तो ये वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, तो अगले कल से यानी कि दो दो वीडियो आएंगी हर रोज़। तो आपको अगर साइंस में थोड़ी दिक्कत आती है, तो अगर आप ये वीडियो 2 या 3 बार देख लेते हो तो शायद आपको इनमें से काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि 10वीं के ऊपर ये एग्ज़ाम है तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जो 10वीं के लेवल के सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें न्यूमेरिक भी पूछे जाते हैं जो फिजिक्स के ऊपर रहते हैं खास करके। तो हम लास्ट का वीडियो है उसमें कुछ न्यूमेरिक के जो एग्ज़ाम्पल पूछे जाते हैं वो देखेंगे। तो आपका पूरा साइंस लगभग पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम अभी बहुत कम है। यानी कि 25 तारीख से आपका एग्ज़ाम है और पोस्टपोन होने का चांस अभी पता नहीं क्या होता है, वो तो देखते हैं। लेकिन हम मानकर चलते हैं कि 25 तारीख से एग्ज़ाम है। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है यानी कि प्रश्न है वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की यानी यूनिट की संख्या आपको बतानी है कि कितनी है। तो ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 7। तो इसमें से आपको बताना है कि आपका सही आंसर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो इसमें कुल 7 यूनिट है हमारे, जो मूल मात्रक कहते हैं फिजिक्स में। तो इसमें है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम। ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, क्योंकि इनमें से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। और ये तो 10वीं के ऊपर है, इसमें तो 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। और जो उनके आगे दिए हुए हैं वो है उनके एसआई यूनिट, जैसे कि लंबाई का मीटर में, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का है सेकंड, और ये ताप का ये आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका अंश सेल्सियस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका है केल्विन। विद्युत धारा का है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला और पदार्थ का परिणाम है मोल में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो आपको सबसे बड़ी पूछी गई है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है प्रकाश वर्ष, बी है मीटर, सी है पार्सेक या डी है डाइन। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा हो सकता है। तो चलिए हम आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो जो पार्सेक जो है वो सबसे बड़ी इकाई है कि वो दूरी मापने की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है ये, प्रकाश वर्ष क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है समय मापने की इकाई, बी है दूरी मापने की इकाई, या सी है उपरोक्त में से कोई नहीं, और डी है ए और बी दोनों के दोनों, मतलब समय मापने की भी और दूरी मापने की भी।
तो इसका आपको सही आंसर बताना है दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको प्रकाश वर्ष का मतलब जो होता है वो है प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, ठीक है। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। और जो मतलब 2 नंबर का प्रश्न हमने देखा था जो पारसेक वो होता है, वो भी दूरी की इकाई है, लेकिन वो 3.26 प्रकाश वर्ष मिलकर उसको एक पारसेक कहते हैं, ठीक है। तो पारसेक बड़ी इकाई है और उससे छोटी है प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष मिलके एक पारसेक बनता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चौथा, जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं गुरुत्व शक्ति ऑप्शन ए है घटती जाती है, बढ़ती जाती है, सी है समान रहती है, या डी है शून्य हो जाएगी। तो इसका आपको जवाब देना है, बिल्कुल सोच समझ कर जवाब देना है क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे या ऊपर जाते हैं, याद रखना, पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल घटता जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोनों में दिशा होती है, दोनों में दिशा नहीं दी होती है, सी आदिश राशि में दिशा दी होती है सदिश में नहीं, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं लेना, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सदिश राशि में दिशा दी होती है, ठीक है, और आदिश राशि में दिशा नहीं दी होती परिणाम के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है। ये तो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है। मतलब ये जो है ये एकदम हलवा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसके ऑप्शन मैंने आपको इसलिए नहीं दिए कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। सर्च करके अगर आपको पता नहीं है तो आपको किसी बुक में देखकर इसका आंसर देना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है हाफ mv स्क्वेयर 1/2 mv का स्क्वेयर, और एक आपको और होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, इसका तो मैंने आपको बता दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन ए है तीसरा नियम, ऑप्शन बी है दूसरा नियम, ऑप्शन सी है पहला नियम, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जो न्यूटन का जो पहला नियम है उसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं और उसको ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सदिश राशियाँ कौन सी है और अदिश राशियाँ कौन सी है। तो इसका आंसर आपको देना है कि ऑप्शन नंबर ए है विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी है वेग, ऑप्शन नंबर सी है दाब, और ऑप्शन नंबर सी है बल, और ऑप्शन नंबर डी है दाब। तो इसका आपको सही आंसर देना है दोस्तों। तो देखिए ये सदिश राशि और अदिश राशि कोई ज़्यादा नहीं है, 7-8 है, और 7-8 अदिश राशि है। तो वो आपको बिल्कुल याद रखनी है, मतलब रट के रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अभी 9 नंबर का क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर पदार्थ का उत्कलनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, जब पदार्थ उबलने लगता है तो वो क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है कम हो जाता है,
ऑप्शन सी है समान रहता है और ऑप्शन डी है शून्य हो जाता है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दाब बढ़ने पर पदार्थ का उत्कलनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर किस दिशा की ओर लगाती है? तो ऑप्शन ए है पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी है पृथ्वी स्थिर है, ऑप्शन डी है पश्चिम से पूर्व। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर जो आपका लास्ट है ओ, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो पृथ्वी अपने आप में जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में सूर्य का चक्कर भी लगाती है। आपको पता होगा कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपने आप में घूमती है उसे क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। और सूर्य के ओर चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमा। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। यानी कि पृथ्वी अपने आप में घूमती है उसे क्या कहते हैं? घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे कहते हैं परिक्रमा। ठीक है, तो पृथ्वी अपने आप में पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और उसी दिशा में सूर्य की ओर भी वो घूमती है, मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले मुख्य तत्वों में से निम्न में से सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में और ये आपको याद भी रखना है, बिल्कुल याद करके रखना है, मतलब रट के रखना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन ये सही आंसर हो जाएगा। प्रमुख 5 तत्व है जो आपसे हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो पहला है वो है ऑक्सीजन, वो है 46.60%। दूसरा है सिलिकॉन 22.72%, तीसरा है एल्यूमिनियम 8.13% और चौथा है लोहा 5%, कैल्शियम है 3.6%। ये प्रमुख 5 तत्व है जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, ये भी एग्ज़ाम में कभी कभी आपको पूछे जा सकते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ए है हीरोडोटस, बी है इरेस्टोस्थेनिस और डी है पतंजलि। तो ये चारों जो मैंने ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हर एक आदमी किसी न किसी का जनक है। तो आपको इनका आंसर बताना है। मैं 3 के बताता हूँ, आप एक जो बच जाएगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। हीरोडोटस जो है वो है इतिहास का जनक, इरेस्टोथेनिस आपको उसका आंसर देना है, पतंजलि है योग दर्शन के जनक, और हमारा जो आंसर है वो है लेवाइसियर, वो है केमिस्ट्री के जनक यानी कि रसायन शास्त्र के। ठीक है, तो जो इरेस्टोथेनिस है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि वो किसके जनक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम अभी देखते हैं 13वां क्वेश्चन। ये हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं जो 11 नंबर से हमने शुरू किए हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सामान्य शरीर में तत्वों की मात्रा घटते क्रम में लगानी है आपको। जो हमारा शरीर है उसमें जो तत्वों की मात्रा है वो आपको क्या है? घटते क्रम में लगानी है। आपको प्रश्न ठीक से पढ़ना है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, लोहा और कार्बन, बी है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और डी है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद कार्बन और 3 नंबर है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, और उसके बाद आता है नाइट्रोजन। तो वो भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 15 नंबर का क्वेश्चन है अभी, आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, यह कथन किससे लागू होता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है ठोस में, ऑप्शन बी है द्रव में, ऑप्शन सी है वायु में
या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये जो वाक्य दिया हुआ है तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड में। ठीक है, उसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है, लेकिन जो आयतन होता है, वॉल्यूम कहते हैं जिसे, वो बिल्कुल निश्चित होता है, वो है लिक्विड का। ठीक है, तो आपको उसी तरह ठोस के और वायु के भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, ये डबल हो गया लगता है। रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, यह क्या है? मतलब ऑप्शन ए है पदार्थ के नाम है, बी ऑप्शन है मिश्रण है, ऑप्शन सी है यौगिक है, या ऑप्शन डी मिश्रण को अलग करने की विधि है। तो इसका भी आपको एकदम सही आंसर बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो जो रवाकरण है और ऊर्ध्वपातन है ये क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। तो मिश्रण को अलग करने की वो पद्धति है जो क्रिस्टलाइजेशन है या सब्लिमेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है तत्व, एलिमेंट, यानी कि शुद्ध पदार्थ। जो सबसे शुद्ध पदार्थ होता है वो होता है तत्व। और यौगिक किसे कहते हैं? तत्वों से मिलकर जो बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं, कंपोनेंट। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 16वां क्वेश्चन आएगा अभी। अशुद्धियों की उपस्थिति में द्रव का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और द्रावणांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो ये ऑप्शन है कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी कुछ बदलाव नहीं होता, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका जो सही आंसर है वो बताना है। तो आपको अशुद्धियों की उपस्थिति में द्रव का हिमांक और द्रावणांक बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब अशुद्धियों की उपस्थिति में हिमांक और द्रावणांक कम हो जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर का है। तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अभी 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक मोल कितने ग्राम कार्बन के बराबर होता है? ये भी क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है मोल के ऊपर क्वेश्चन कि कितने ग्राम कार्बन के बराबर ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 12, सी है 18 और डी है 24। तो आपको इसका सही आंसर, शायद बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 ग्राम कार्बन के बराबर इसका जो है वो वेट होता है या उसका मान होता है एक मोल का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। ये शायद ये क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट मैंने आपके लिए लिंक करके दिया है। तो जो मूल कण है और उनके खोज करता है, तो उनकी जोड़ियाँ यहाँ पर लगाई हुई है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने, और आखिरी है पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। तो आपको जो ऊपर की तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच, ईंट से हो जाता है इलेक्ट्रॉन थॉमसन, पर से हो जाता है प्रोटॉन रदरफोर्ड, और नाच से न्यूट्रॉन का चैडविक। तो ये शॉर्ट ट्रिक से आप ये आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं? ये भी इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोन्यूट्रॉन्स। तो इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये बिल्कुल याद रखने हैं कि किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है समान परमाणु क्रमांक, भिन्न परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, और परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। बी है समान परमाणु क्रमांक, समान द्रव्यमान। सी है भिन्न परमाणु क्रमांक, भिन्न द्रव्यमान, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समान परमाणु क्रमांक और भिन्न द्रव्यमान। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 20वां, समान परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास
परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, इसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है समस्थानिक आइसोटोप, बी है समभारिक आइसोबार, और सी है सम न्यूट्रॉन, और डी है सम इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये याद रखना है, और ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं कि इनकी व्याख्याएं क्या है, या कि मतलब किस में समान होता है और किस में भिन्न होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइसोबार्स, मतलब समभारिक, यानी कि समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो आज ये 20 क्वेश्चन हम देखते हैं। जब कल आपका वीडियो आएगा, शायद कल 2 वीडियो आएंगे, तो उसमें हम 35-40 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें बायोलॉजी भी आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।